बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर नंबर 13 के एंड पे दो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। उनको मैंने सॉल्व किया है और उसका सलूशन जो है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। उसमें एक प्रॉब्लम नंबर 5 है और दूसरा प्रॉब्लम नंबर 9 है। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमने चारों मेथड्स अप्लाई करने और सेकेंडली हमने जो है वो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो भी डिटर्मिन करनी है। तो प्रॉब्लम 5 में वो कहता है कि ज़ाया इलेक्ट्रॉनिक्स कैन मेक आइदर ऑफ टू इन्वेस्टमेंट्स एट टाइम ज़ीरो। यानी आज वो दो इन्वेस्टमेंट के पास हैं और उनमें से उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी हमें नज़र आ रहा है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है। एक को सिलेक्ट करने का मतलब है कि दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हो गए, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एज्यूमिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। तो रिटर्न जो रिक्वायर हो रहा है इसके ऊपर वो 14% है। Determine for each project, number A, the payback period, B, net present value, profitability index, internal rate of return. Assume under Macros the asset falls in the 5-year property class. तो इसमें ये जो assets दोनों हैं ये 5-year property class में लाई करते हैं। जो मैकर्स है, आपने अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन मेथड्स पढ़े होंगे और मैकर भी पढ़ा होगा। तो मैकर्स कहते हैं मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम को, और ये हाफ ये कन्वेंशन के ऊपर काम करता है। एंड दैट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 34%। जो टैक्स चार्ज करना है वो उसका जो रेट है वो 34% है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड ईयरली सेविंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस आर शोन बिलो। तो इसमें हमें उन्होंने दो चीज़ें दी हैं, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा ईयरली सेविंग दी है बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस। क्योंकि इन्होंने सेविंग्स हमें दी है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, इसलिए अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को डिटर्मिन करें। और अगर ये आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज गिवन होती तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स गिवन है जो कि एक्रूल बेस होती है, तो हमने इससे आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज डिटर्मिन करनी है। तो कैसे करेंगे उसको भी हम चल के आगे देखते हैं। एंड ऑफ ईयर प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी इन्वेस्टमेंट एट टाइम ज़ीरो बताया 28,000 प्रोजेक्ट ए में है और 20,000 जो है वो प्रोजेक्ट बी में। यानी कैश आउटफ्लो जो है प्रोजेक्ट ए का 28,000 है और प्रोजेक्ट बी का एट टाइम ज़ीरो जो है वो 20,000 है। इसके बाद हमें ईयरली सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस के बने 1 से लेकर 7 तक। अगर हम देखें प्रोजेक्ट ए में, तो यहाँ पे 8,000 जो है वो हर साल हमें सेविंग्स हो रही है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। और प्रोजेक्ट बी में हमें फर्स्ट 2 ईयर्स में 5,000 की सेविंग्स है और थर्ड और फोर्थ ईयर में 6,000 की सेविंग्स है बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस, और फिफ्थ से लेकर 7th ईयर तक हमें 7,000 की सेविंग्स है बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस। इसमें मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ए को सॉल्व करूँगा और उसको सामने रख के फिर आपने प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करना है और फिर आपने डिसाइड करना है इन मेथड्स की पेज के ऊपर कि हमें किन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए हर मेथड के अंदर। तो सबसे पहले हम जो है प्रोजेक्ट ए का आफ्टर टैक्स कैश फ्लो डिटर्मिन करेंगे। एंड ऑफ ईयर सबसे पहले लिख दिया 0 से लेके फिर 7 तक। उसके बाद लिखा इनिशियल कैश आउटफ्लो और ऑब्लिक सेविंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस। सबसे पहले आ गई उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 28,000 है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई कि आउटफ्लो होता है। उसके बाद हमें सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन आ गई एंड टैक्सेस आ गई। सबसे पहला काम हमने करना है, हमने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको लिखना है। सबसे पहला कॉलम हमने बनाया है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है। इसके बाद तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी क्लास है वो 5 ईयर्स वो गिवन है। प्रॉपर्टी क्लास में ऐसा होता है कि डिफरेंट एसेट्स को उन्होंने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया होता है, और फिर उसके साथ साथ उसकी जो परसेंटेजेस हैं डेप्रिसिएशन की वो हर साल गिवन होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये 6 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन के रेट्स हमें गिवन है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हाफ ईयर कन्वेंशन है, तो हाफ ईयर कन्वेंशन में हमेशा 1 साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमने दिया है वो 20% है, सेकंड ईयर जो है वो 32% है, थर्ड ईयर 19.2% है, फोर्थ ईयर में 11.52% है, और फिफ्थ ईयर में 11.52% है, और सिक्स ईयर में 5.76% है। डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका ये है कि आप सिंपली जो है वो जो कॉस्ट होती है उसको याद रखना है। जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी परसेंटेज लेनी होती है। जो परसेंटेज लेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी उस साल की डेप्रिसिएशन होगी। तो फर्स्ट ईयर में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 20% होगा, तो 20% ऑफ 28,000 जो है वो 5,600 बनता है। इसी तरह फिर सेकंड ईयर में 32% लेंगे,
अगेन 28,000 का ही लेंगे। तो 32% को आप मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 से, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8,960। इसी तरह हर साल जो है जो परसेंटेज हमें गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और हमारे पास हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 से लेकर 6 ईयर तक हमारे पास सारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गए। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये होगा कि अब हम इन सेविंग्स में से इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस करेंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, यानी जिसे आप अर्निंग बिफोर टैक्सेस भी कह सकते हैं। हमने उसको जब माइनस किया तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। थर्ड स्टेप में हमने ये किया कि उसके ऊपर अब हमने टैक्स चार्ज करना है, जो जिसका रेट हमें गिवन था 34%। तो टैक्सेबल इनकम का जब हमने 34% लिया तो हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आ गया, और हमने हर साल का टैक्स जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। इसका जो इसके बाद हमने इनकम आफ्टर टैक्स निकालनी है, जिसे आप अर्निंग आफ्टर टैक्सेस भी कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल इनकम में से जब हम टैक्स एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगी। इनकम आफ्टर टैक्सेस के बाद जो हमें आफ्टर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज चाहिए। तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो निकालने के लिए हम इस इनकम में जो नॉन कैश एक्सपेंस है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आ जाएंगे, क्योंकि इनकम आफ्टर टैक्सेस जो है ये एक्रूअल बेस्ड है। एक्रूअल बेस को हम कन्वर्ट कर देंगे कैश बेस में। तो कैश बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को उसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने कोई भी पेमेंट नहीं की होती, लेकिन इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करके हमने इनकम में से लेस किया है। तो इसलिए अब हम इसको दोबारा से ऐड बैक कर देंगे तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो जो लास्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज का, ये हमने अब जो है वो डिटरमिन कर ली। सबसे पहले ऊपर तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कैश आउटफ्लो जो है। इसके बाद सारी की सारी हमारे पास अब आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ गई। इसको अब हमने यूज़ करना है आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को, और फिर हमने जो है वो उसके ऊपर मैथड्स अप्लाई करने हैं, और फिर हमने डिसाइड करना है। सबसे पहला मेथड जो है वो है पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड हम कैसे निकालेंगे? हमने लिख दिया अगेन एंड ऑफ ईयर, और हमारे पास जो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो थी वो यहाँ पे हमने जो है वो सारी लिख दी। और इसके बाद हमने जो कॉलम आता है वो आता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का, अगर आपको याद हो। तो हमने सबसे पहले लिखा फर्स्ट ईयर में 7,184, उसके बाद हमने उसको जो सेकंड ईयर की थी उसको इसमें ऐड किया तो नेक्स्ट अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने दोबारा जो थर्ड ईयर की अमाउंट है उसको ऐड किया, तो फिर इसी तरह हमने क्यूमुलेट करते रहे उसको 7th ईयर तक। अब हमें चाहिए पे बैक पीरियड कि कितने अरसे में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 28,000 है, ये हमें जो है वो कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें 7,184 फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आ जाता है 22,618, और फिर फोर्थ ईयर में आ जाती है अमाउंट 28,994। अच्छा, हमें कितने पैसे चाहिए? हमें चाहिए जो हमने कॉस्ट जो है वो इनकर की थी वो है 28,000 की। तो हमें थर्ड ईयर में 22,618 मिल रहे हैं, और फोर्थ ईयर में ये अमाउंट 28,000 से बढ़ जाती है। तो हमें जबकि जो फोर्थ ईयर है उसमें हमें इतनी अमाउंट नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए, हम क्या करेंगे, हम सिंपली 28,000 में से 22,618 को लेस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगी उसको हम फोर्थ ईयर की जो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। यानी हम इस 28,000 में से मैंने इसको लेस किया 22,618 को, और जो अमाउंट आ गई उसको मैंने इस ईयर की अमाउंट के ऊपर डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें जो है वो 6,376 नहीं चाहिए बल्कि इससे कम अमाउंट चाहिए होगी। तो जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये परसेंटेज आ गई 0.84। तो 0.84 हमारे पास जो है वो उस पूरे साल का आप कह लें कि फ्रैक्शन आ गया कि 0.84 जो है ईयर्स में हमें पे बैक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल ये हो गए, 3 प्लस 0.84, 3.84 ईयर्स में हमें ये अमाउंट जो है वो पे बैक हो जाएगी। तो अब रिकॉल करें अपने थ्योरी को, जब हमने उसको पढ़ा था कि हमने कैसे जो है वो पे बैक पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे हमने वही मेथड यूज़ किया पे बैक पीरियड के लिए। सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल ली, और फिर उसके बाद देखा कि ये हमें 28,000 कितने अरसे में रिसीव हो जाएगा। और हमें जब ये देखा कि ये अमाउंट अब बढ़ गई है 28,000 कि हमें 28,000 चाहिए, 28,000 से ऊपर जो है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं पे बैक पीरियड में। तो हमने 28,000 में से जो प्रीवियस अमाउंट होती है उसको लेस करते हैं, और फिर जो फोर्थ ईयर है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर है,
उसकी अमाउंट के ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो पे बैक पीरियड निकल आता है। तो ये 3.84 ईयर जो है इसका पे बैक पीरियड है। फर्दर अगर आप उसको मंथ्स में और डेज में करना चाहें तो वो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, उसको ज़रा गौर से देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज गिवन है, हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने बताया था 14%। तो हमने ये किया कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो था वो 14% के ऊपर हर साल का निकाल लिया, फर्स्ट ईयर से लेकर सेवन ईयर तक। तो आप टेबल यूज़ कर सकते हैं, पीएफ का टेबल देख लें, 14% के नीचे 1 के सामने फैक्टर गिवन होगा, उसको आप लिखते हैं। फिर इस तरह सेकंड ईयर के सामने लिख 14% के नीचे और सेकंड ईयर के सामने एक फैक्टर गिवन होगा, उसको आप लिख लें। इसी तरह थर्ड ईयर के सामने 14% के नीचे, फिर फोर्थ ईयर के सामने 14% के नीचे, फिर फिफ्थ ईयर के सामने 14% के नीचे, और फिर सिक्स ईयर के सामने 14% के नीचे, और सेवन ईयर के सामने जो है 14% नीचे आप लिखेंगे तो आपको फैक्टर्स नज़र आ जाएंगे और उसको फिर आप यहाँ पे आप लिख लोगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि इसको आपने जो आपके पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हर कैश फ्लो की, जो कि आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रही है। इन सब को अगर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू का यही था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज जितनी भी इन सबको हमने ऐड किया और माइनस कर दिया जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1355, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालनी है और उसमें से फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस कर देना है। चाहे तो आप जो है फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल अमाउंट का, चाहे आप जो है वो यहाँ पे फैक्टर यूज़ कर सकते हैं और आप जाके टेबल में देख सकते हैं कि उसका क्या फैक्टर बनता है। तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव आ गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताएं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आसान सा फार्मूला है, वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को आप डिवाइड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के ऊपर। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को डिवाइड कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के ऊपर, तो हमारे पास रेशियो आ गई 1.048 टाइम्स। ठीक है, जो कि 1 से ज़्यादा है। अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते। इसी तरह एनपीवी इसकी पॉजिटिव है, अगर इंडिपेंडेंट होती तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे जब आप प्रोजेक्ट बी का जो है आप एनपीवी निकालेंगे और इसका पे बैक पीरियड निकालेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे किसकी एनपीवी ज़्यादा है, किसका पे बैक पीरियड कम है, किसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है, फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो यहाँ पे मैं एक और मेथड आज डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी मैंने आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के इंटरपोलेट करने के मेथड सिखाए थे। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है और आसान है क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक हम जो है वो फिर उसको जो है वो एक आसान मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एंड ऑफ ईयर हमने अगर हमारे पास एनपीवी निकालनी हो, एनपीवी जब निकालनी होती है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन होता है। तो हमने सबसे पहले जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है जो हम पहले निकाल चुके हैं एनपीवी, उसी को मैंने 14% में यूज़ किया है और उसकी एनपीवी हमारे पास आ गई 1355। अच्छा, हमने करना ये है क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रायल एरर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और ट्रायल एरर मेथड में ऑब्वियस हमने तुक्का लगाना होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पहला रेट अप्लाई करना होता है जो कि हमारे पास एनपीवी जो हमने, क्योंकि पहले क्वेश्चन में गिवन था कि एनपीवी फाइंड करें, तो हमने एनपीवी फाइंड कर ली, तो हमने पहला रेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, हमारे पास एक वैल्यू है और वो ये एनपीवी पॉजिटिव आ। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम अपने इंटरपोलेट करना है आगे चल के, क्योंकि हम ऐसा 100% को तुक्का लगा नहीं सकते कि वो जो है एनपीवी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर एनपीवी जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे एनपीवी हमारे पास आ गई 1355। अब हमें दूसरा ऐसा रेट चाहिए जहाँ पे एनपीवी नेगेटिव हो जाए ताकि ये रेंज में आ जाए और हम उसको इंटरपोलेट आसानी से कर सकें। तो जो दूसरा रेट है ऑब्वियस है वो 14% ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो तब भी जाके एनपीवी आपकी नेगेटिव आएगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कम होगी। तो हमने जो है वो क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं था इसलिए मैंने 2 का मार्जिन रख के 16% अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ। अब हमारे पास दो ऐसे रेट्स आ गए, एक रेट के ऊपर एनपीवी पॉजिटिव है और दूसरे रेट के ऊपर एनपीवी नेगेटिव है। अब हम उसको इंटरपोलेट करेंगे। इंटरपोलेट करने का मैं एक आसान सा तरीका शेयर कर रहा हूँ अभी। ये जो मैंने पहले किया था उसमें कैलकुलेशंस आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती।
क्योंकि वो उस सर्कमस्टेंसेस में वो ज़्यादा सूटेबल था, इस सर्कमस्टेंसेस में ये ज़्यादा सूटेबल है। तो हमने ये किया कि IRR इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा जो मैंने रेट लिया था PF के ऊपर 14%, तो मैंने 14% लिख दिया, प्लस जो 16 और 14 का डिफरेंस है वो 2 का है, तो मैंने यहाँ पे प्लस 2 लिख दिया। क्योंकि ये जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा ये 14 और 16 के इन बिटवीन होगा, ना तो ये 14% हो सकता है, ना ये 14% से लेस हो सकता है, ना ये 16% हो सकता है, और ना ही 16% से ज़्यादा हो सकता है। अगर कहीं आपका आंसर ज़्यादा या कम आ जाए, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की। तो ये 14% हमने पहले सबसे पहले लिख दिया। इसका मतलब है कि क्योंकि 14% पे ये NPV पॉजिटिव है, तो इसको ज़ीरो की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस हम रेट इंक्रीज़ होगा तो ये NPV जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगी, और 16% के ऊपर नेगेटिव है, और जब ये कम होगा तो ये NPV पॉजिटिव ज़ीरो की तरफ जाएगी, नहीं पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो ये नीचे की तरफ ज़ीरो की तरफ आएगी। तो इसका मतलब ये 14% और 16% के इन बिटवीन कहीं लाया करता है। तो हमने क्या किया, हमने 14% लिख दिया, प्लस इसका जो डिफरेंस था वो 2, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 14% पे जो NPV आई थी वो 1355 थी, तो सबसे पहले जो है ऊपर नॉमिनेटर में हमने 1355 लिख दिया। इसके बाद जो दूसरे की NPV 251 है और 1355 है, हमने साइन को इग्नोर किया और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों ऐड किया तो ये आ गया 1606, और ब्रैकेट लगा के बाहर मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब हम जिसको जब हमने इसका डेसिमल को हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 1.69 है। उसको प्लस कर देंगे 14% में, तो हमारे पास IRR आ जाएगा 15.69%। तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। एक और मेथड है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट चूज़ किया था सबसे पहले 16% और आपके पास आंसर आ गया नेगेटिव, फिर आपने पॉजिटिव यूज़ किया, दूसरा रेट लिया, उस पर पॉजिटिव आ गया, और अगर आप ये चाहते हो कि पहले मैं जो है वो नेगेटिव पहले 16% लिख दूँ, अगर आप 16% लिखेंगे तो फिर आप 16% में माइनस करेंगे। बाकी मेथड तो वही होगा, 16% लिखा मैंने सबसे पहले, 16% माइनस डिफरेंस लिया, टू का था वो 2 लिख दिया, 16% के ऊपर जो NPV थी वो 251 थी, वो मैंने लिख दी, और उसको डिवाइड कर दिया टोटल के ऊपर 1606 के ऊपर, बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का निशान लगा दिया। इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा 15.69%। क्योंकि हमें ये पता है कि 16% से ये ऊपर नहीं हो सकता, ये 16% से नीचे होगा, क्योंकि जितना रेट नीचे तक जाता जाएगा, अब ये 251 से जो है वो कम, नेगेटिव कम होता जाएगा, और ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये हमें पता है कि 16% से ये ऊपर नहीं हो सकती IRR, 16% से नीचे होगा, और 14% से कम नहीं हो सकता, 14% से ज़्यादा होगा। तो ये 14% और 16% के इन बिटवीन कहीं पर लाया करेंगे। तो हमने जब इंटरपोलेट किया तो हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिया कि इसका जो IRR है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो 15.69% है। तो मेरा ख्याल है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हमने पे बैक फाइंड किया, सबसे पहले, बल्कि उससे पहले हमने आफ्टर टैक्स कैश फ्लो डिटरमिन की। अगर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज गिवन हो तो फिर तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज गिवन ना हो तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने उसमें से आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज निकालने हैं। और हमने यहाँ पे इनकम आफ्टर टैक्स डिटरमिन की, जो कि इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला है। सिंपल इनकम स्टेटमेंट जैसे आप निकालते हैं वैसे ही हमने उसको इनकम आफ्टर टैक्स से डिटरमिन कर लिया। उसके बाद हमने आफ्टर टैक्स कैश फ्लो निकालनी थी, तो ये एक रूल बेस्ड है, हमने उसके अंदर ऐड बैक कर दी नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ गए। इसके बाद हमने सबसे पहले पे बैक पीरियड फाइंड किया, और पे बैक पीरियड का 3.84 ईयर्स था। फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन की, ये पॉजिटिव है, और इसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी इन सब को हमने ऐड किया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया, उसको हमने डिवाइड कर दिया उसकी कॉस्ट के ऊपर, तो हमारे पास इंडेक्स आ गया। और उसके बाद हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला, उसके लिए हम पहले 14% यूज़ कर चुके थे, इसलिए हमें दोबारा से उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एज इट इज़ वही 14% रेट लिख के उसकी वैल्यू निकाल ली। अगर ना गिवन हो तो फिर हम ऑब्वियस है कि हम अप्लाई करेंगे पहले किसी एक रेट के ऊपर, फिर हम दूसरा रेट अप्लाई करेंगे, यही जिस पे पॉजिटिव आ गया तो दूसरा रेट जो है वो यूज़ करेंगे जहाँ पे NPV नेगेटिव आ जाए, फिर हम उसके बाद इंटरपोलेट करेंगे, और इंटरपोलेशन के बाद हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम नंबर 9। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसकी सिर्फ कैश फ्लो डिटरमिन की, इसको पूरा सॉल्व नहीं किया।
इसकी कैश फ्लो को समझ में आ जाए कि हमने कैसे निकालनी है। इसमें जो है वो ये बिड्स हैं और बिड्स में से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी बिड हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगी। प्रॉब्लम 9 में कहता है द सिटी ऑफ सैन जोस मस्ट रिप्लेस नंबर ऑफ इट्स कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स विद न्यू ट्रक्स. It has received two bids and has evaluated closely the performance characteristics of the various trucks. The rock built truck, which cost $74,000, is top of the line equipment. इसकी cost जो 74,000 होगी. The truck has a life of 8 years. Assuming that the engine is rebuilt in the 5th year. Engine उसका जो है वो उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा 5वें साल में. Maintenance cost of $2,000 a year are expected in the first 4 years. तो अब पहले 4 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें हर साल 2000 जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. फॉलोड बाय टोटल मेंटेनेंस एंड रीबिल्डिंग कॉस्ट ऑफ $13,000 इन द 5th ईयर. और 5th ईयर में जाके हमें जो टोटल मेंटेनेंस रीबिल्डिंग कॉस्ट है वो बनती है $13,000. 5th ईयर में हमें $13,000 कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. During the last 3 years, maintenance cost expected to be $4,000 a year. और आखिरी 3 सालों में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 2000 नहीं रहेगी बल्कि 4000 हो जाएगी पर ईयर. At the end of 8 years, the truck will have an estimated scrap value of $9,000. और 8 साल जब हो जाएंगे तो उसके एंड पे अगर हम इस ट्रक को बेच दें तो उसकी जो वैल्यू हमें रिसीव होगी वो 9000 होगी. यानी ये कैश इनफ्लो हो जाएगा. बाकी सारे कैश आउटफ्लो से और ये जो स्क्रैप वैल्यू है यानी अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें उसकी जो है वो $9,000 वैल्यू जो है वो हम रियलाइज़ कर पाएंगे. दूसरी बिड है अ बिड फ्रॉम बुलडॉग ट्रक्स इनकॉर्पोरेशन इज़ फॉर $59,000 अ ट्रक. इसकी जो कॉस्ट है 59,000 है. मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ट्रक विल बी हायर. इन द फर्स्ट ईयर दे आर एक्सपेक्टेड टू बी $3,000. द फर्स्ट ईयर में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो जो है वो रॉक बिल्ड ट्रक्स की मेंटेनेंस कॉस्ट से ज़्यादा है. In the first year, they're expected to be $3,000, and this amount is expected to increase by $15 a year through the 8th year. यानी $3,000 इसकी पहले साल है और लेकिन हर साल ये $15 के साथ इंक्रीज करती जाएगी till 8th year. अच्छा, in the 4th year, the engine will need to be rebuilt. चौथे साल में आपको दोबारा बनाना पड़ेगा इंजन. And this will cost the company $15,000 in addition to maintenance cost in that year. अच्छा, इसमें आपने $15,000 आपको वो रीबिल्ड का कॉस्ट पड़ेगी प्लस जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इसके अलावा होगी. At the end of 8 years, the bulldog truck will have an estimated scrap value of 5,000. तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू बनती है वो बनती है तकरीबन 5,000. जब आप उसको बेचते हैं तो आपको $5,000 रियलाइज होंगे. ए में वो कहता है द सिटी ऑफ सैन जॉर्ज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इज 8%. अगर आपको जो है वो उसके ऊपर 8% जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स है यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड है यानी रिटर्न मिल सकता है आपको अगर आप तो विच बिड शुड इट एक्सेप्ट. तो उसको कौन सी बिड को एक्सेप्ट करना चाहिए. इग्नोर टैक्स कंसिडरेशन बिकॉज द सिटी पेज नो टैक्सेस. उसका जो सिटी है उसमें टैक्सेस पे नहीं और इसलिए हम टैक्सेस को इग्नोर करना है. इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर 15%. तो अगर हमारे पास हम कहीं और इन्वेस्ट करें तो हमें 15% मिलते हैं तो वुड यू आंसर चाहिए. तो हमारा आंसर क्या होगा. तो अब हमने उसको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड है जो 8% है उसके ऊपर हमने उसको सबसे पहले फिर आपने अप्लाई करना है और फिर सेकंड में आपने उसको 15% अप्लाई करना है. यानी आपने 8% के ऊपर उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है कैश फ्लोज की और फिर 15% के ऊपर. सबसे पहले हम उसकी कैश फ्लो डिटरमिन करेंगे उसके बाद फिर आप ये मैथड अप्लाई करके बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा स्टॉक है वो किस स्टॉक में हमें परचेज करना चाहिए. तो हमने सबसे पहले एंड ऑफ ईयर 0 से लेकर 8 तक सबसे पहले रॉक बिल्ड ट्रक लिखा उसके ऊपर सबसे पहले हमने कॉस्ट लिख दी. उसके बाद 2000 हर साल हमें जो है वो पे करना था 4th ईयर तक. 5th ईयर में उसने कहा कि हमें उसको रीबिल्ड करना है और उसकी कॉस्ट है वो 13,000 जो मैंने 13,000 आउटफ्लो में लिख दिया. 6th और 7th में हमने 4,000 और 4,000 से आउटले करना है. ठीक है. और लास्ट ईयर में हमें जो है वो अगर हम उसको बेचते हैं तो वो हमें 9,000 जो है वो उसकी इनफ्लो मिलेगा. तो अगर हम उसको 8th ईयर में बेचते तो हमें 9,000 रिसीव होंगे. उसमें से हमने जो है मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको मैंने लेस कर दिया तो हमारे पास आ गया 5,000 का इनफ्लो पॉजिटिव वैल्यू आ गई. बुलडॉग ट्रक की कॉस्ट जो है वो 59,000 है. फर्स्ट ईयर में वो 3,000 है आउटफ्लो. उसके बाद हमने उसके अंदर 1,500 ऐड करते रहना है. 3,000 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा 4,500. वो 1,500 ऐड करो तो 6,000 फिर ऐड करेंगे 7,500. 4th में उसने कहा था कि 3,000 मेंटेनेंस कॉस्ट है लेकिन प्लस जो है वो उसकी रीबिल्ड कॉस्ट है प्लस उसकी है वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसके अलावा है. तो वो ये यहाँ पे उसकी आ जाएगी 7,500 प्लस 15,000 इसके मैंने कर दिया तो ये आ गया 22,500. इसके बाद 5th ईयर में जो आउटफ्लो है वो 7,500 में 1,500 ऐड कर दें 9,000 हो जाएगा प्लस फिर कर दें इसमें 1,500 तो 10,500 हो जाएगा प्लस 12 1500 कर दें 12,000 हो जाएगा
प्लस कर दें अगेन 1500 तो ये 13,500 जाएगा। और अगर हम इसको बेचते हैं एट द एंड ऑफ 8th ईयर तो ये हमें $5,000 जो है वो रियलाइज़ होंगे। तो 5,000 को हम इसमें से लेस कर दें जो आउटफ्लो है, तो ये हमारे पास आउटफ्लो कम हो जाएगा और ये बन जाएगा $8,500 का। तो ये हमने अब इसकी कैश फ्लोज को डिटर्मिन कर लिया। अब आपने इसके ऊपर ये मैथ जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और फिर आपने बताना है कि हमें किस जो है वो ट्रक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उनको हम इंटरैक्टिव सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। इतनी मुश्किल नहीं है और अगर आप खुद भी थोड़ा सा कोशिश करें, थ्योरी के सामने रखें तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और बल्कि आपको करना भी चाहिए। लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें उसमें क्वेश्चंस में क्या इश्यूज हैं, उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।